पिता को कुष्ठ रोग हुआ, जीवित पिता को नदी में दफना दिया। उस पेड़ का कोई आम नहीं खाता क्योंकि कुष्ठ रोगी यहाँ रहता है। इस सृष्टि में जितने प्रकार के भी संबंध हैं, जितने प्रकार के, वो केवल सेवा के संबंध हैं। समाज ने कहा कि देखिए जो कुछ चाहिए आपको साधन तो हम भेज देंगे, हमारे घर मत आना। अधिकार की बात बाद में करें, हम पहले दायित्व की बात करें, कर्तव्य की बात करें। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। हम लोग अपनी जिंदगी की दौड़ में अपने अपने व्यवसाय में अपने अपने कामों में बहुत उलझे रहते हैं और ये कभी सोचते नहीं हैं कि समाज में आखिर वो कौन लोग होते हैं जो समाज को चलाने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर देते हैं। जाहिर है कहीं ना कहीं ये समाज उन नींव के पत्थरों पर खड़ा हुआ है जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को बुनने के लिए समाज में उपेक्षित लोगों को आगे आने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं अपने इस इंटरव्यू में आपको इस ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं। मेरे साथ है डॉक्टर आशीष गौतम, जिन्होंने हरदार में एक दिव्य सेवा मिशन के नाम से एक अपना संस्थान शुरू किया। आज कुष्ठ रोगियों की सेवा करने में, उनके बच्चों को परवरिश देने में यह संस्थान देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमा चुका है। मैं आपको ज़्यादा विस्तार से बताऊं तो इससे पहले मैं आपका उनसे ही परिचय कराता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपको हमारे चैनल में। आशीष जी, मैंने आपके बारे में नेट पर पढ़ा और मैंने लोगों से बात की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप संगीत के प्रचारक रहे थे और उस दौर में ही आपको ये ख्याल आया कि समाज में कुछ करने के लिए किया जाए। तब ये मैंने सुना है कि तब ये आपने आश्रम की स्थापना करी। आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे इस आश्रम के बारे में। 87 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA और LLB करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए समर्पित हो गए, जो कि विद्यार्थी काल से परिवार परंपरा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे। शिक्षा पूरी होने के बाद, तृतीय वर्ष शिक्षण पूरा होने के बाद संघ को समर्पित कर दिया। अनेक स्थानों पर प्रचारक जीवन की यात्रा, जैसे प्रतापगढ़, ऋषिकेश, सोनभद्र, बस्ती, गोरखपुर होते हुए एक आध्यात्मिक सोच था और बाल्यकाल से ही हिमालय के प्रति आकर्षण था। तो कभी गंगोत्री धाम, तो कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, हिमालय के विभिन्न स्थानों पर कभी मित्रों के साथ, कभी अकेले जाने का भाव और भगवत प्राप्ति की आकांक्षा। वही आकांक्षा हमको प्रचारक जीवन के समय ही और तीव्र हुई। 1 जुलाई 1995 को हम हिमालय की ओर, गंगोत्री गोमुख की ओर गए। कुछ कालखंड रहने के बाद जब शीतकाल होती, जैसे आजकल का समय जिस दिन इंटरव्यू हो रहा है, हिमालय में बर्फ़ पड़ जाती, तो मैं हरिद्वार आया। किसी आश्रम में कमरा लेकर के चुपचाप गोपनीय भाव से रहने लगा। उसी बीच माँ गंगा के किनारे चंडी घाट एक दिन जाना हुआ। चंडी घाट में देखा कि विस्तृत झुग्गी झोपड़ी का एरिया, पॉलीथिन में रहने वाले लोग, किसी के हाथ नहीं हैं, किसी के पैर नहीं हैं, किसी के आँखें नहीं हैं, कोई व्हीलचेयर पे चल रहा है, कोई हाथ वाली गाड़ी में चल रहा है, कोई माने घुटने के बल घिसट रहा है। ऐसे सैकड़ों की संख्या में ये मैंने स्थिति आंखों देखी, जानी, समझी। फिर उनसे व्यक्तिगत मिला, पूछा कि आपको हुआ क्या है। उन्होंने बताया कि हम लोग कुष्ठ पीड़ित हैं। समाज ने, घर ने, परिवार ने, जाति ने, गांव ने हमको इस अवस्था में आने पर निकाला है। हम लोग समाज से दूर, परिवार से दूर, घर से दूर, जाति से दूर हो करके माँ गंगा का आश्रय खोज करके सैकड़ों की संख्या में हरिद्वार में झुग्गी झोपड़ी में, यहाँ चंडी घाट के पास में, चंडी घाट में रहते आए हैं। और आज से नहीं, अभी से नहीं, परंपरा से 50 वर्ष पहले से लोग आते हैं। 10, 5 साल, 20 साल, जो भी शरीर की यात्रा है, गंगा किनारे रहते हैं, भिक्षाटन करते हैं, जीवन यापन करते हैं। जीवन पूरा होकर के वहीं अब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बस आंखें खुल गईं। उनमें से कुछ अंधे भी थे। शरीर की विकलांगता, दिव्यांगता जो है वो तो है ही, आंखें भी, ऐसे कैसे जीवन है इनका।
8 ऐसे कुष्ठ रोगी मिले जिनकी आंखों में भी रोशनी नहीं थी। उनसे पूछा, उनको देखा, उनकी दशा, परिस्थिति, दुर्दशा, लगा कि इसके लिए जिम्मेदार हम जैसे लोग हैं। मैं आशीष स्वयं अपने को जिम्मेदार माना। मैं क्यों माना? क्योंकि हमारे तो हाथ पैर हैं 2, और समाज में सबके पास तो हाथ पैर हैं। जिनके पास नहीं है उनको हमने झुग्गी में क्यों धकेला? किसने धकेला? हम जैसे लोगों ने धकेला है। तो हम भी अपने को उसे मानते। इसलिए मेरा ये दायित्व है कि मैं इनकी जो शरीर यात्रा शेष है, जीवन यात्रा शेष है, उस जीवन यात्रा को पूरा करने में क्या मैं सहयोगी हो सकता हूँ। उनमें से ध्यान आया कि चलो, एक वहाँ पर आई हॉस्पिटल था, गंगा किनारे, गंगा माता के नाम से। वहाँ के डॉक्टर से मिला, उन्होंने कहा कि हम वहाँ तो नहीं जाएंगे, आप अगर लेकर आओ तो हम कुछ कोशिश कर सकते हैं। 8 रोगियों को लेकर गया। 8 में से ऑपरेशन के बाद 7 को आंखें आई, आ गई। तो उनकी आंखों में रोशनी उनकी नहीं आई, मेरे आंखों में रोशनी आ गई कि नहीं, इनके प्रति कर्तव्य बोध से, दायित्व बोध से, सेवा भाव से अगर काम किया जाए तो संभावनाएं हैं। बस उन्हीं संभावनाओं के नाते हमने फिर सब छोड़, जहाँ रहता था वो भी छोड़ करके, जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में जैसे कुष्ठ रोगी खुद रहते थे, उन्हीं के साथ पॉलीथीन की झुग्गी में मैं रहने लगा। उन्हीं लोगों के साथ में, उनके साथ उन्हीं झोपड़ियों में रहने लगा। गजब। फिर समाज के संभ्रांत लोग आए तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमको भी हो जाएगा ये कुष्ठ रोग। शुरू में ये भ्रांति थी। खुजली होती थी, शाम को लगता था कि नहीं कुछ चक्कर है क्या। मैंने कुष्ठ रोगियों के हाथ का भोजन करने लगा, उनके हाथ की मैं चाय पीने लगा। उनकी स्थिति को जाना कि इनको समाज धर्म के नाम पर, पुण्य के नाम पर पूड़ी हलवा तो दे जाता है, वस्त्र भी ऊपर से फेंक देगा, 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का फेंक देगा। ठीक है, कुछ ज़रूरत पूरी कर दी समाज, लेकिन इनकी मूल दायित्व है चिकित्सा का दायित्व। इनके घाव हैं, सड़न है, गलन है, कीड़े हैं, उसको रोज साफ करना पड़ेगा, पट्टी मलहम करना पड़ेगा। रोग निवारक क्षमता शरीर में पैदा हो, इनमें ऐसी औषधियाँ देनी पड़ेंगी। घाव सूख सके तो इनको इस प्रकार की दवा देनी पड़ेगी, और इनको दर्द ना हो, कष्ट ना हो, स्वच्छता से जी सके, इसलिए ऐसी औषधियाँ देनी पड़ेंगी। बस फिर क्या था, समाज के लोग धीरे धीरे संकल्प, लेकिन यह भी था साथ में कि हम किसी से कभी कुछ मांगेंगे नहीं, हाथ नहीं फैलाएंगे, सहयोग की भावना, याचना के भावना से नहीं। हाँ, लेकिन चूँकि भगवान के प्रति अटूट आस्था, विश्वास के नाते कि नहीं, जो आएगा यहीं आएगा। बस लोग आने लगे। कुष्ठ रोगियों के प्रति मेरा भाव देख करके लोग जुड़ते रहे। और फिर 98 में कुंभ आ गया हरिद्वार का। अब कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा की सेवा तो आरंभ हो गई। धीरे धीरे जब देखा कि इनके बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये रोग अनुवांशिक नहीं है, उन बच्चों को देखकर ध्यान में आ गया, बच्चे स्वस्थ हैं। ये रोग तो छुआछूत का भी नहीं, चूंकि पति पत्नी से अधिक क्लोज रिलेशन किसका होता है, तो पत्नी को है, पति को नहीं है, पति को है, पत्नी को नहीं है। ध्यान में ये रोग तो छुआछूत का भी नहीं है, अनुवांशिक नहीं है। इन बच्चों का क्या होता है? ध्यान में आए कि इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों को गलत हाथों में ले जाकर के लोग प्रयोग करते, भीख मंगवाते हैं। भीख मांगना, अन्य धर्मों के लोग लोभ लालच दे करके धर्मांतरण करना, उसी प्रकार की शिक्षा देना, एकेडमिक एजुकेशन माने ना देना। बस लगा कि इनके बच्चों के लिए मुझे काम करना चाहिए। करें कैसे? तो कुंभ के समय आपने देखा होगा कि
साधु संत और सामाजिक संस्थाएं अस्थायी निवास के लिए कुछ फूस की झोपड़ी बनाते हैं। कुंभ पूरा हो गया, फूस के छप्पर तो टूटे हुए पड़े रहते हैं, वही छप्पर उठा लाए, फूस उठा लाए। लेट्रिन की शीट लोग छोड़ जाते हैं टूटी हुई पुरानी, वही सीटें ले आए, गड्ढा खोद करके फूस के छप्पर बनाए, उनमें से कुष्ठ रोगियों के लड़कों को रखना प्रारंभ किया। ये थे हमारे छात्रावास की शुरुआत। इस तरह कुष्ठ रोगियों के बच्चों का छात्रावास शुरू किया। छात्रावास प्रारंभ, मतलब जो कुंभ की झोपड़ियां टूटी थी, जो टूटा फूसा उससे शुरू हो गया। अब धीरे धीरे यात्रा है, चल पड़ी, देश ने जाना समझा। आप जैसे पत्रकार बुद्धिजीवी भी आए, उन्होंने देख करके, जैसे भानु प्रताप शुक्ल जी आए, उन्होंने देख करके कई अखबारों में अपने स्तंभ लेख लिख डाले, देश भर में कुछ प्रचार जैसा हो गया, लोग आने जाने लगे। ये अच्छी बात है कि मेरे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, आपके बदायूं के पास मुरादाबाद के छात्र, कई छात्र अपना शिक्षा जीवन छोड़ करके उसी झुग्गी में, पॉलीथीन की झुग्गी में मेरे साथ आकर रहने लगे और उन्होंने जीवन समर्पित किया। उनमें से आज अनेक लोग अपना शादी ब्याह करके उसी काम में जीवन को समर्पित करके मेरे साथ पिछले 20 वर्ष से आज भी रहते हैं। अच्छा, एक चीज फिर जब हमको लगा कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे शिक्षा के पात्र हैं, प्रेम के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं, इनमें प्रतिभाएं तो अनंत छिपी हुई हैं। उन प्रतिभा को मैंने निखारने के लिए फिर स्कूल स्थापित किया। अब आज दिव्य प्रेम सेवा मिशन ऐसे 3 स्कूल चलाता है। और उन स्कूलों में बच्चे कुष्ठ रोगियों के होते हैं, समान होते हैं, वही बच्चे, लेकिन जो अन्य कुष्ठ रोगियों के साथ अन्य झुग्गी झोपड़ी है उनके बच्चे, लेकिन आवासीय परिसर में देश के कोने कोने से, दक्षिण भारत के 4-5 प्रांत कर छोड़ दें, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, देश के हर प्रांत के बच्चे अपने छात्रावास में हैं। 300 से ज़्यादा लड़के लड़कियां हमारे छात्रावास में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार सीख करके, और आज हमारे 2 बच्चे MBBS भी कर रहे हैं मॉरिशस में रह करके। ये इन्हीं बच्चों में से? इन्हीं बच्चों में से। खेल जगत में राष्ट्रीय टीम पर कबड्डी हमारे बच्चे खेलते हैं। इन्हीं कुष्ठ रोगियों के बच्चों में, इन्हीं कुष्ठ रोगियों के बच्चों में से। शिक्षा जगत में हो, खेल का जगत हो, संस्कार का क्षेत्र हो, आर्ट का क्षेत्र हो, ऐसे इनमें अनंत प्रतिभाएं छिपी हैं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि मैं कुष्ठ रोगी का पुत्र है, पुत्री है, उसके जीवन में जो एक स्पॉट है, दाग है, दाग हटे, समाज में स्वाभिमानी जीवन, सम्मानित जीवन जीता हुआ राष्ट्र की मुख्य धारा में विलीन होकर के राष्ट्र की सेवा में आए। इस उद्देश्य से हम लोग काम करते हैं। आज सेवा साधना के 22 वर्ष पूरे हो गए हैं, 23वां चल रहा है। 23 प्रकार के आयामों में सेवा कार्य चलते हैं। 3 छात्रावास हैं, 3 स्कूल हैं, माँ गंगा की स्वच्छता का काम है, पर्यावरण का काम है। जिस गांव में हमारा छात्रावास है बड़ा, उस गांव को, हर घर को शौचालय युक्त करना, 1 लाख से ज़्यादा माने कुल वृक्षों का रोपण, समाज में राष्ट्रीय भावना, आध्यात्मिक भावना जागृत हो, ऐसे सेमिनार करना, ऐसे व्याख्यान करना, ये सब। और 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता जीवन वृत्ति, कोई सेवा वृत्ति, कोई पूर्णकालिक, कोई अर्धकालिक, ऐसे 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे साथ में काम करते हैं। एक अच्छी यात्रा, सुखद यात्रा। मैं ये बात मानता हूँ शुरुआत से कि हमेशा नौजवान को लांछित किया जाता है। नौजवान को योग्य नेतृत्व और योग्य प्लेटफॉर्म चाहिए, उसमें क्षमता है, सामर्थ्य है। और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सभी नौजवानों ने करके दिखाया कि नहीं, हमें
योग्य प्लेटफॉर्म मिले, योग्य नेतृत्व मिले, योग्य विचार मिले, तो हम समाज की सर्वाधिक नीची सीढ़ी पर कुष्ठ रोगी का बच्चा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक सभी दृष्टियों से समाज सबसे नीची सीढ़ी पे खड़ा है, उसको सबसे ऊंचे पायदान पर ले जाने का कार्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यकर्ता कर रहे हैं पिछले 22 वर्ष से। बिल्कुल बिल्कुल सपने जैसी जिंदगी है। आप सब को भी बड़ा अचरज लग रहा होगा कि कोई एक व्यक्ति संकल्प लेता है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए क्या क्या कर जुटता है। हम आशीष जी से बातों का सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। असंभव है, अकल्पनीय है। आप और मैं कभी भी कल्पना करिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि नदी के किनारे हमने दसियों बार दर्जनों लोगों को इस हाल में देखा है। हमने इसी जेब में से निकाल के कुछ पैसे भी दिए होंगे, लेकिन ये बात कल्पना से परे है कि एक लॉ की डिग्री किया हुआ इंसान जिसके पास तमाम सपने होते हैं, उसके परिवार के बेहतर कैरियर के, बेहतर व्यवसाय के, वो अचानक एक हिमालय के छोटी छोटी वादियों से लौट के हरिद्वार में आता है और इन तरह के लोगों को देखकर ये कल्पना कर लेता है कि मुझे इन कुष्ठ रोगियों की उन्हीं झग्गी झोपड़ियों के बीच में रहना है। लेकिन कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं, और मैं कहूँगा कि शायद समाज इन्हीं जैसे लोगों के बीच से चलता है, उठता है, खड़ा होता है और ये विश्वास जगाता है कि हमारे के बीच में भी कुछ ऐसे इंसान हैं जो ऐसे लोगों को ऊपर ले जाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। मुझे लगता है आपको भी आशीष जी की ज़िंदगी में और रोचक जानकारी करने की इच्छा होगी। आशीष जी पूरा जीवन मतलब बिल्कुल फिल्म की कहानी की तरह है, और मुझे तो बड़ा हैरानी होती है कि आपने जिस दौर में लॉ किया उस दौर में आपने कैरियर की जगह एक ऐसा चीज़ चुनी, और सब वो पलों की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि आप उस झुग्गी झोपड़ी के बीच में रहे। और उस दौर में तो शायद मेरे ख्याल से मुझे यहाँ तक याद आ रहा है कुछ रोगियों को छूने से भी लोग डरते थे। समाज में भ्रम फैला हुआ था कि ये छुआछूत का रोग होता है, लेकिन बच्चों को वहाँ तक पहुँचा दिया। ये सारे जब आपने टीम तैयार करी, परिवार की तरफ से प्रेशर नहीं हुआ था कि घर का बच्चा जिसको सपने देखते हैं माता पिता की बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इस तरह की बातें कोई माता पिता करता है, ये परेशानी आई आपकी लाइफ में भी? आपने बहुत अच्छी माने आपने दो विषय अलग अलग पूछे हैं। कुष्ठ रोगियों के बीच में गया, उनकी परिस्थिति स्थिति का अध्ययन किया कि पत्नी है तो पति को छोड़ दिया है, पति है तो पत्नी को छोड़ दिया है, कुष्ठ रोगी ने बेटा है तो अपने पिता और माँ को छोड़ दिया है। ऐसे लोग मिले हैं। आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, आउटलुक पत्रिका का मैंने पढ़ा है। यहीं उरई जालौन जिला है बुंदेलखंड में, MP UP की पहुँच नदी में, उस गांव के नदी किनारे पिता को कुष्ठ रोग हुआ। परिवार के लोग, घर के लोग पिता को हाथ पैर में पत्थर बांध करके जीवित पिता को नदी में दफना दिया। एक किसी आम के पेड़ के नीचे कुष्ठ रोगी झुग्गी में रहता था। उस पेड़ का कोई आम नहीं खाता चूँकि कुष्ठ रोगी यहाँ रहता है। एक कुष्ठ रोगी के 2 लड़कियाँ थीं, उनकी शादी हो गई तय। बाद में पता लगा इसके पिता को कुष्ठ रोग था। उन लड़कियों की शादी कैंसिल हो गई। वो लड़कियां कुएं में कूद करके आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसे समाज सेवी उस दौर में हमको मिले। समाज ने कहा कि देखिए जो कुछ चाहिए आपको, साधन तो हम भेज देंगे, हमारे घर मत आना, लोग कहेंगे कौन तुम्हारे घर में आ रहा है। इस प्रकार का कुष्ठ रोगी के बीच सेवा करने वालों के प्रति भाव ये था। उन परिस्थितियों में बस लग गया कि नहीं, हमको तो समाज कुछ भी कहे, परिवार कुछ भी कहे, मित्र कुछ भी कहे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जैसा महान व्यक्तित्व का जीवन और साहित्य थोड़ा सा जाना पड़ा था। बस वही हमारे सामने प्रेरणा थी कि समाज में
जब भी काम करते हैं व्यक्ति को 3 आयामों से गुजरना पड़ता है। पहला, समाज उसको नोटिस नहीं लेता, और एक सोपान साथ में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब कोई भी समस्या आपके सामने आए तो आपका दिल रोने लगे, दुखी होने लगे, रात में नींद उड़ जाए, भोजन छूट जाए, दिल जैसे कोई निचोड़ रहा हो ऐसा लगे, अश्रुपात होने लगे, समझिए कि उस समस्या के प्रति आपने एक सोपान पूरा किया है। दूसरा सोपान स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब आप काम करते हो उनके प्रति आपके मित्र, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके परिवार सब आपके विरोधी हो जाए, यहाँ तक कि जिसके लिए काम कर रहे हो, जिस समाज के लिए, वो भी आप विरोधी हो जाए, आलोचना करने लगे, निंदा करने लगे, आपका साथ छोड़ने लगे, तब ये सोचिए कि आपने दूसरा सोपान पूरा किया। ताकि तरह तरह के आर्थिक चारित्रिक लांछन लगाने लगे, उपहास करने लगे, समझिए कि आपने दूसरा सोपान पूरा किया है। अंत में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब आप ये फिर भी आप करते रहते हैं, तब फिर समाज में स्वीकृति आती है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ऐसे लोगों का जीवन नहीं, मैं तो मृत्यु के बाद भी मैं साथ देता रहूँगा। मुझे लगता है ऐसी ही कुछ आध्यात्मिक शक्तियों ने, जो जिनको परागामी शक्ति कहते हैं, अलौकिक दिव्य शक्तियों ने हमको आशीर्वाद दी है, कृपा दी है। इसलिए एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड ना हो करके, बिना किसी सरकारी सहायता के, मिशन कोई सरकारी सहायता नहीं, बिना 1 पैसे के सरकारी सहायता के, संवेदनशील समाज के सामने अपने विषय को रखना, जाना, मिलना, और उनसे केवल एक ही बात कहना कि हमारे काम को देखिए, सोशल ऑडिट करिए। और एक बात जरूर कहता हूँ, बड़ा आग्रह से कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ, मत करिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन के लिए आप ना, इसमें छूट है, लेकिन सेवा करने में किसी को छूट नहीं। कहीं करिए, संस्थागत करिए, व्यक्तिगत करिए, कहीं करिए, किसी को करिए। चूँकि हम सभी की जीवन यात्रा जो आज तक आई है, ये केवल और केवल सेवा के नाते है। किसी ने वृक्ष लगाए हैं पीछे, तब ना हमको ऑक्सीजन मिल रही है। किसी ने स्वच्छ जल संवर्धन संरक्षण की हमको व्यवस्थाएं दी हैं, तब ना पानी। नहीं तो बिना पानी के केवल 5 दिन से 6वां दिन कोई नहीं जीवित रह सकता। बिना भोजन के 3 सप्ताह से कोई जीवित नहीं रह सकता। बिना श्वास के 3 से 5 मिनट कोई नहीं। यानी सब सारी पूरी व्यवस्था ही हमारी सेवा में लगी है, तो हमको सेवा करनी ही पड़ेगी। किसकी करिए ये आपका तय है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के साथ जुड़िए, अच्छी बात है, ना जुड़िए और अच्छी बात है। मत करिए सहयोग, नहीं समझ में आती, लेकिन इससे कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। जैसे हर बात पे विवाद हो सकता है, सेवा पर कोई विवाद नहीं हो सकता। एक विषय, क्योंकि बिना सेवा के हमारी एक कुछ क्षण की जीवन यात्रा शुरू नहीं हो सकती। मैं कल ही बस्ती में विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में था, मंच से बोला, 2 मिनट में शेयर करता हूँ। जैसा आपने कहा कि 87 में मेरा प्रचारक जीवन प्रारंभ हुआ, 89 में भयंकर शीत का महीना और प्रतापगढ़ का रेलवे स्टेशन, वहाँ पर एक कार्यकर्ता हमारे मित्र थे और मुख्य शिक्षक थे और चाय बेचते थे। चाय पीने रात में 8-10 कार्यकर्ता चले गए, स्टेशन की बेंच में बैठ गए। नीचे कुछ कुनमुनाने की आवाज़ आई, हाथ डाला तो कुछ घंटे की एक छोटी बच्ची हाथ लगी। शरीर में कपड़ा नहीं था, शरीर नीला था, ठंडक खा चुकी थी। तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाए, जच्चा बच्चा केंद्र में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि हम
ऐसे एडमिट नहीं कर सकते, किसी को साथ एडमिट होना पड़ेगा। किसको लाए रात में, किस महिला को लाए, तो मैं खुद एडमिट हुआ साथ में। 48 घंटा जो भी मानवीय हमारे प्रति किए गए, औषधि का किया गया, डॉक्टर किया गया, और हमने वस्त्र करके जो कर सकते थे, कुछ पैसे किए, लेकिन उस बच्ची को बचा नहीं सके। क्यों? उसको समय पर सेवा नहीं मिली, माँ के सीने की ऊष्मा नहीं मिली, दुग्ध नहीं मिला, औषध नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिला, घर नहीं मिला। इसलिए क्या हम सभी लोग कुछ मिनट भी जीवन यात्रा पूरी कर सकते हैं क्या? इसलिए बिना सेवा के जीवन शुरू ही नहीं हो सकता। माँ के गर्भ में भी जब हम होते हैं, माँ के द्वारा विभिन्न तत्व ग्रहण करते हैं, तब हमारे शरीर की निर्मित होती है। इसलिए हमने तय किया मत करिए, और दिव्य प्रेम सेवा मिशन यही संदेश दे रहा है देश भर में अपने आयोजनों के द्वारा, सेमिनार द्वारा, कथा प्रसंगों द्वारा, जो भी व्याख्यान के द्वारा, शेखर सेन जी का जो एकल नाटिकाएं होती हैं, सूर कबीर तुलसी विवेकानंद द्वारा, मनोज जोशी जी का चाणक्य द्वारा, हेमा मालिनी जी की दुर्गा, द्रौपदी, गंगा अवतरण के नाट्य द्वारा, देश भर में ऐसे कार्यक्रम कराना, समाज में सेवाग्नि पैदा हो। ये इसके साथ साथ इस तरह के आयोजन करते हैं, इसलिए समाज को जोड़ना है और समाज को कार्य के बारे में बताना, दिखाना, समझाना, और समाज में मूल हमारा कुछ कुष्ठ रोगियों की पट्टी औषधि कर देना, बच्चों का पालन पोषण मात्र लक्ष्य ना होकर समाज के मन में दायित्व बोध पैदा हो, जिम्मेदारी का भाव आए, समाज का प्रबोधन और प्रशिक्षण हो। इस दिशा में हम लोग साथ साथ काम करें। इसलिए आज 25,000 से ज़्यादा सदस्य अच्छा, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के साथ जुड़े हैं। पूरे 50 से ज़्यादा स्थानों पर, और देश के विदेश से भी लोग बड़ी मात्रा में आते हैं हमारे पास, रुकते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और शारीरिक सहयोग के साथ में संसाधन के रूप में सहयोग करते हैं। ये तय किया है जब तक सेवा मिशन है, सरकार से उसके संचालन की व्यवस्थाओं के लिए सरकार के सामने कभी हाथ नहीं फैला। समाज को दिखाएंगे, आपके बताएंगे। शायद इन्हीं कामों के लिए कुछ विश्वविद्यालय ने आपको मानद डिग्रियां भी दी है ना? विश्वविद्यालय तो हैं ही, जैसे पिछले 2 वर्ष पूर्व वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने डीलिट की डिग्री हमको दी है। अभी 2 दिन पूर्व ही राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज ने डीलिट डॉक्टर ऑफ लॉज की डिग्री दी है। इसके पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आपने चर्चा की, डॉक्टर यशवंतराव केलकर सेवा सम्मान 2003 में ही हमको मिला है। उसके बाद राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, स्वामी राम मानवता सम्मान, स्वामी विवेकानंद सम्मान, ऐसे 25 से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मैं नहीं मानता मुझे मिले हैं। ये दिव्य प्रेम सेवा मिशन के साथ में जुड़े 25,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता, सैकड़ों जो कार्यकर्ता प्रत्यक्ष काम कर रहे हैं, उनको मिला है। जिनका संवेदना है, सहयोग है, समर्पण है, विश्वास है, उनको मिला है। और जो सेवा के क्षेत्र में जिनसे मैं प्रेरित होता हूँ, जिन समाज सेवियों से, उन सब की ओर से मैं स्वीकार करके उन्हीं के चरणों में समर्पित करता हूँ। जो भी राशि के चेक वगैरह मिलते हैं वो दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा कार्यों में ही समर्पित हो जाते हैं। उसमें व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं लिया जाता। आपका मिशन कुछ राम कथाओं का भी आयोजन करता है, लखनऊ में भी शायद आप लोग कराने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि समाज को जोड़ना है, समाज के बीच संदेश ले जाना है, तो संदेश किस माध्यम से? तो देखिए, भगवान श्री राम का चरित्र हम सब के लिए, समग्र विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है सभी दृष्टियों से। रामचरितमानस काव्य और
उसके पीछे की कथाओं की भूमिका, उसके पीछे का तत्व ज्ञान। आचार्य शांतनु जी हैं, डॉक्टरेट किया है उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, श्री राम कथा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में है। ऐसे उन्होंने लखनऊ के लिए आगामी 8 जनवरी से 14 जनवरी के बीच श्री राम कथा कहेंगे। समाज के हजारों लोग आएंगे उसमें, यहाँ की स्थानीय टीम है, अभय जी हैं, संजय जी वगैरह सब लोग हैं, श्री प्रकाश जी, हर्षवर्धन जी, सब लोग एक टीम है। समाज को जुटाएंगे, कथा सुनाएंगे, कथा माध्यम हो गया। उनके बीच ये जो मैंने बातें कही, इन सबको हरिद्वार के सेवा प्रकल्प से, सेवा के विचार से, भावना से जोड़ने के रूप में ये कथा लखनऊ में होगी। ऐसे हम देश भर में कई प्रकार के संस्कार भी दे, जो समाज को जोड़े भी, भारतीय संस्कृति के माने विकास में, संवर्धन में सहयोगी हो सके, भावनात्मक विकास हो सके, आत्मिक विकास मनुष्यता का, मानवता का हो सके। ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। उनमें से लखनऊ में एक कार्यक्रम है। उसी निमित्त मैं आज लखनऊ आया था। संयोग है कि आपसे भेंट हो गई। आज आपके इंटरव्यू में बैठा हूँ मैं। आपका आखिरी सवाल, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज के लिए संदेश केवल यही है मेरा कि सेवा के बिना सृष्टि, ये गमला भी लगे सेवा मांग रहा है आपसे। हम और हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र सेवा के बिना कुछ पल भी नहीं चल सकता। इसलिए हम सब सेवा ले रहे हैं। बैंक से अगर केवल चेक काटते रहेंगे तो आप बैंक करप्ट हो जाएंगे। इसलिए दायित्व बोध जरूरी है अधिकार बोध की तुलना में। गलती यही हो रही है, अधिकार की बात बाद में करें, हम पहले दायित्व की बात करें, कर्तव्य की बात करें, तो कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी। अंतिम बात कह के पूरी करता हूं बात कि इस सृष्टि में जितने प्रकार के भी संबंध हैं, जितने प्रकार के, वो केवल सेवा के संबंध हैं। गुरु का शिष्य का, पति का पत्नी का, पिता पुत्र का, माता पुत्र का, यहाँ की ग्राहक और क्रेता और विक्रेता का, नेता और मतदाता का, ये सभी संबंध सेवा के हैं। सेवा करिए। निश्चित तौर पर जितनी आपने सेवा की है उससे ज्यादा यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलने वाला आपको। क्यों भागना प्रतिष्ठा के पीछे, क्यों भागना पैसे के पीछे, क्यों भाग पद के पीछे? ये सब आपके पीछे हैं। इसलिए इन सेवा के संबंधों की मर्यादा को रखा जाए तो हम सभी लोग सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, सभी चीजें चाहते हैं। तो केवल एक कर्म करना है, केवल सेवा। सभी चीजें हमारे आमने सामने होंगी, आगे पीछे सभी विभूतियां हमारे आगे पीछे होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। ये थे आशीष जी, और आप देख रहे थे। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को अगर आपने ध्यान से मनन किया होगा, सोचा किया होगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक जिम्मेदारी का भाव पैदा किया होगा। कहीं दूर मत जाइए, अपने आसपास के लोगों को देखिए, और जहाँ कहीं आप समाज के लिए सेवा का भाव दे सकते हैं, किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, जरूर करिए। कभी हरिद्वार जाएं तो इस आश्रम में जरूर जाइए और उसको, कल्पना को और उस क्षण को महसूस करिए कि एक व्यक्ति इस तरह कुछ रोगियों के बीच पे एक झोपड़ियों में रह के, एक फूस की टूटी हुई झोपड़ियों को लाकर किस तरह आज देश में 25,000 लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर चुका है कि समाज में वो लोग आगे आके काम करेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा था, राष्ट्र इतने ही मजबूत चरित्र से बनता है। ऐसे ही लोग होते हैं जो देश को मजबूत बनाते हैं, देश को अकंठित बनाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं, और हम और आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज को एक मजबूती प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।